वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम देखते हैं उत्तराखंड श्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 3rd चैप्टर है। आइए तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे, इससे इक्वेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं चैप्टर से, तो हमने इक्वेशंस एक साथ लिख दी हैं। गिव इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, और रिएक्शंस देंगे इनके लिए इक्वेशन, जैसे वैसे लिख के देंगे कि आयरन की स्टीम से रिएक्शन, तो हमें अपने आप से ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो सिर्फ ये लिख के देंगे, भाप के साथ आयरन। तो हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आएगा, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। सबसे नंबर 1, आयरन विद स्टीम, भाप के साथ आयरन। या इस तरह से देखो, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, रक्त तप्त लोहे पर प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भी आ सकता है। मतलब बात यह है कि आयरन की क्या करानी है, स्टीम के साथ करानी है। सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है कि स्टीम है और आयरन है। ठीक है, फिर वो कैसे भी दे, यहाँ पर दे रखी है कि आयरन विद स्टीम, तो आयरन की स्टीम मीन्स वाटर के साथ कराई, मतलब भाप, गैस। वाटर लिक्विड होता है तो हमने स्टीम है गैस, तो H2O गैस के साथ कराई तो बनेगा Fe3O4 और प्लस 4H2 गैस। अब दूसरी रिएक्शन है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। एक बार कैल्शियम की कराएंगे वाटर के साथ और एक बार पोटेशियम की। जब वाटर के साथ कैल्शियम की रिएक्शन होगी Ca+2H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH का होल 2 प्लस H2 गैस निकलेगी। जब पोटेशियम का सिंबल होता है K, कैल्शियम का होता है C से हम पढ़ेंगे कैल्शियम, CaLCium, कैल्शियम। K से होता है पोटेशियम, POTASSIUM। देखो, कैल्शियम की कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम की वाटर से कराई पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। जल के साथ ये हुआ कैल्शियम और ये पोटेशियम। क्वेश्चन सिर्फ ऐसा आएगा कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, या एक ही पूछ ले जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, कैल्शियम विद वाटर। हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश वालों के लिए भी रिएक्शंस तो ऐसे ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ होगा हिंदी में। 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब इंग्लिश में कैसे पूछा हुआ, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। उन 2 मेटल्स के नाम बताओ जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो उसमें होता है गोल्ड एंड सिल्वर, सोना एवं चांदी। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल। नेम और सिंबल लिखिए जो सामान्य ताप पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव मीन्स लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मतलब राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये देखिए 2009 में पूछा हुआ, इसको 10 में पूछा, फिर 12 में पूछा, 14 में पूछा, 18 में पूछा। मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है, मैं उसमें भी दिखा दूंगी। तो इतनी बार इस क्वेश्चन को पूछा, बार बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मैंने भी बताया था ना, 2 धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब फ्री स्टेट में, सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। अब देखते हैं ये वाला जो मैंने अभी पढ़ा, उस धातु का नाम व प्रतीक बताइए जो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड पाया जाता है, मतलब सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 11 में, 15 में, 2017 में और 19 में इतनी बार इसको पूछा गया है। तो वो कौन सा है, मरकरी है। वो धातु कौन सा है, मरकरी, और उसका सिंबल है Hg। देखिए सिंबल है, मेटल जो है वो मरकरी। इंग्लिश वाले सिर्फ इतना ही लिखेंगे, मेटल मरकरी, सिंबल उसका Hg। ये हिंदी में लिख दिया मरकरी, प्रतीक उसका Hg। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन इसी से ऐसा आता है कि जैसे हमने करा ना, अब ये धातु है मीन्स ये मेटल है, ठीक है, और ये क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। एक ऐसा नॉन मेटल भी होता है, जैसे ये मेटल है ना, एक ऐसा नॉन मेटल भी होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। अब वो देखते हैं क्या होता है वो।
राइट ए नेम ऑफ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उस अधातु का नाम लिखिए जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो है ब्रोमीन। इसका सिंबल है Br। देखिए कितनी बार पूछ लिया, इसको भी 2 बार पूछा जा चुका। उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। अब देखिए हमें कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, ये पढ़ते हैं इनके बारे में। तो हमने क्या करा है, इसमें सारी डेफिनेशंस मेन जो पढ़ी जाती है वो छोटी छोटी करके लिख दी है आपके लिए, लास्ट टाइम है ना। डिफाइन द टर्म्स मिनरल और गैंग, खनिज, अयस्क और गैंग, इसके बारे में बताना है। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल जो है नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और ये किससे मिलते हैं? ये माइनिंग से करके मिलते हैं। फिर मिनरल खनिज, ये भूपट्टी में क्या होता है, मतलब ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों का यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम अयस्क। और इज मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली। और क्या है? अब और एक मिनरल है, पहले हमने मिनरल पढ़ा, अब और क्या है? एक मिनरल है जो किससे मिलता है? और एक मिनरल है जिससे क्या कर सकते हैं? मेटल निकाल सकते हैं। अब आया हमारा गैंग, पहले ये था अयस्क मतलब और। तो और क्या है? उन खनिजों को जिनको लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब धातुओं से निकाला जाता है, वो करा जाता है उनका, जिनसे क्या होता है? हम धातु निकालते हैं। अब देखिए गैंग, गैंग क्या है? तो गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी वाले सब्सटेंस को हम गैंग बोलते हैं। जो हमें अर्थ से हमें इम्प्योरिटी मिलती है, जैसे सैंड, सॉइल, ये सब ना इम्प्योर फॉर्म को, गंदगी को, उसे गैंग बोलते हैं। गैंग इज अर्थली और अनडिजायरेबल मटेरियल लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द ओर माइन फ्रॉम अर्थ। ये ओर में प्रेजेंट होती है जो। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं अभयधर्मी, मीन्स एम्फोटेरिक। अभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 अभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड ZNO, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये 2 इसके एग्जाम्पल हो गए। ये देखें हिंदी में भी अभयधर्मी ऑक्साइड कितनी बार पूछा है? 2008 में, 11 में, 17 में, 22 में। NCERT एक्सरसाइज है, मतलब छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। वो ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उसे अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल तो पढ़ लिया हमने ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर एलॉय? मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एलॉयज आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनस मिक्सचर होता है। एंड अ नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं एलॉयज, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज। अब देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है। व्हाट हैपन्स व्हेन? केमिकल इक्वेशंस पूछी जाएंगी इस चैप्टर से भी काफ़ी। तो हमने अब तक 3 चैप्टर पढ़े हैं। एक हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एक फिर उसके बाद साल्ट वाला पढ़ा और एक ये, और इसके बाद हम जो कार्बन वाला पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे रिएक्शनें पूछी जाती हैं, कभी कोई से कभी कोई से। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ ली हैं। ये वाली पढ़ ली, सेकंड चैप्टर की पढ़ ली, और इससे पहले हमने फर्स्ट में पढ़ी है, वो भी सब देख लेना। फर्स्ट वाली प्ले लिस्ट में जाके ना, पहली वाली जो सीरी है उत्तराखंड की, उसमें भी बहुत वाली रिएक्शन है, सारे चैप्टर को एक साथ दे दी है। बस इतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है, इनसे काम चल जाएगा। अब देखिए, तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये बताना है। कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एयर की प्रेजेंस में कॉपर को हीट करेंगे तो क्या होता है? कॉपर को हीट किया एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम होता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड।
इतना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं याद हो रहा था, बस ये रिएक्शन याद रखिए कि ये रिएक्शन तो याद रखनी है। कॉपर को ऑक्सीजन से कराया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, हो गया जी। अब सेकंड देखते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया होती है। मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम के साथ। आयरन ऑक्साइड थर्ड रिएक्ट विद एल्युमिनियम। ठीक है, अब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होगी। कन्फिगरेशन वगैरह हम 4th चैप्टर में सीखेंगे इसकी सारी। तो अब आयरन की रिएक्शन जो है, आयरन थर्ड ऑक्साइड के Fe2O3 के एल्युमिनियम के साथ कराई तो क्या बना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा। ये Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। बस एज इट इज नहीं, याद कर लो। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करेंगे, देखिए देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। तो मरकरी का सिंबल हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, Hg। ठीक है, मरकरी होती है Hg, ऑक्साइड का मतलब O जुड़ गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है Hg लिक्विड, प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाती है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, AC का है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से हीट करेंगे। ये इसी चैप्टर की सारी मेन रिएक्शन सर बार बार पूछी भी जा रही हैं। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन, जिंक अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर। मैंगनीज का होता है सिंबल Mn, मैग्नीशियम का होता है Mg, तो Mn है मैंगनीज। डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन लगे, MnO2। ठीक है, एल्युमिनियम के साथ करना है इसको, 4 हमने कर दिया Al। ये तो हमने बैलेंस करी है, बाद में जब आता है ये 3 4 तो क्या बनेगा, हीट करा, हीट का सिंबल होता है ये ऐसे हीट। ठीक है, तो बना है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस मैंगनीज अलग हो गया। फिर हमने इसको कर ली बैलेंस। बैलेंस करना हमने सिखा दिया है अपनी फर्स्ट वाली सीरीज में, पहले चैप्टर में। अब देखते हैं सिनाबार को वायु में गर्म करते हैं, मतलब सिनाबार Hgs, उसको बोलते हैं सिनाबार। एयर में हीट करते हैं तो Hgs ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा, Hg बना लिक्विड प्लस SO2, यह है सिनाबार। अब एल्युमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया, अभी हमने करी थी ना आयरन की भाप, भाप का मतलब स्टीम, मतलब H2O गैस के साथ। अब हम करेंगे एल्युमिनियम की H2O गैस के साथ, स्टीम के साथ। तो जैसे Fe2O3 बना था, सेम ऐसे ही Al2O3 बन जाएगा प्लस 3H2 गैस। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आयरन के साथ होती है ना स्टीम, ऐसी एल्युमिनियम के साथ, बस तरीका बदल दिया पूछने का। लोहे के साथ तनु सल्फ्यूरिक, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आयरन रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, Fe ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी तो क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा प्लस H2 अलग हो जाएगा। अब देखते हैं हम जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो वो भी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल एक आनी चाहिए। आयरन की याद कर लो, जिंक की बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। देखो ZnSO4, ठीक है, डाइल्यूट है, तो Zn के साथ SO4 जुड़ गया, ये वाला H2 अलग हो गया, जैसे ये थी ऐसी ये हो गई। जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलायन में डालने से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। केवल रासायनिक समीकरण देनी है, मतलब सिर्फ इक्वेशन देनी है, ये इंग्लिश वालों के लिए। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन, जब जिंक को आयरन के सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे हम तो क्या होगा, केमिकल इक्वेशन देनी है। तो Zn प्लस FeSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Fe अलग हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, पढ़ के पता चल रहा है कि जिंक में सल्फेट यह है सॉल्यूशन है, तो किसका, आयरन सेकंड सल्फेट का FeSO4 मिला है तो ZnSO4 हो गया, Fe अलग हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं, एक्वा रेजिया किसको कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं इसको हिंदी में, एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, एसिड्स का किंग माना जाता है। तो ये क्या होता है, एक्वा रेजिया क्या है,
aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid। मतलब ये दोनों एसिड होते हैं इसमें कंसनट्रेटेड, एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, फ्रेशली बनाते हैं। किस रेशियो में होता है ये? 3:1। मेन चीज़ ये है किस रेशियो में होता है? 3:1 में। ये वाले दोनों एसिड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का रेशियो होता है 3:1 रेशियो। उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया होता है। इससे क्या होता है, हमें गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड, उसकी साफ़ सफाई में, उसको पिघलाने में हेल्प करता है। ये सफाई करते हैं इससे। तो देखते हैं इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह से पूछ लिया, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? एक्वा रेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रेश मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स। तो हम करेंगे कंसनट्रेटेड, हम इतना भी लिख सकते हैं 3:1 रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। मतलब किन दो का मिक्सचर है, तो हम ये भी लिख देंगे, या फिर ऐसे लिख दो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने भी पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों हो गए। रेशियो पूछा तो 3:1 रेशियो हो गया। जैसे भी पूछे, अब बस बात पता चलनी चाहिए, कंसेप्ट आ जाए एक बार, फिर वो कैसे भी पूछता रहे। 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन कर देंगी। मतलब डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन हटा देंगी। और 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जो नहीं कर सकती। मतलब नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। मतलब 2 मेटल ऐसी बतानी है जो क्या करेगी, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को अलग कर देगी, और 2 मेटल जो नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंगनीज एंड जिंक, Mn, जिंक को Zn विल क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, विल रिप्लेस, या डिस्प्लेस, विल डिस्प्लेस आना था, DISPLACE, विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मैंगनीज और जिंक दोनों क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। बट सिल्वर और गोल्ड विल नॉट, मतलब ये दो नहीं कर सकती। तो हम इनको ऐसे भी लिख लेंगे याद करने के लिए कि जो डिस्प्लेस कर देगी मैंगनीज एंड जिंक, ये क्या कर देगी, डिस्प्लेस। ऐसे लिख के याद कर लो, आसान हो जाएगा लिखने में। और दूसरा वाला सिल्वर और गोल्ड, AG एंड AU विल नॉट, नहीं कर सकती है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। मतलब डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देना है हमें। तो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, थिन शीट की तरह लस्टरिंग, पीटा जा सकता है, जैसे हैमरिंग करने पे थिन शीट बन जाए उनकी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमें इसके बारे में कम से कम 3 पॉइंट्स आने चाहिए। अब जैसे अगर वो मेटल की डेफिनेशन पूछे सिर्फ मेटल के बारे में लिख देंगे, नॉन मेटल पूछे तो नॉन मेटल के बारे में लिख देंगे, डिफरेंस पूछ लिया तो दोनों के बारे में एक साथ ऐसे करके लिख देंगे। देखो तो पहला डिफरेंस, 4 पॉइंट लिखे हैं इसमें, जौन से अच्छे लगेंगे कोई से भी 3-4 याद कर लेना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देखो एक याद रखना, दूसरा खुद हो जाएगा। नॉन मेटल क्या हो गया, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो, हमने लिखा पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव एलिमेंट्स, इसका उल्टा। दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो नॉन मेटल्स के उल्टा हो गया, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एसिडिक, क्योंकि वे बेसिक बना रहे हैं, या फिर न्यूट्रल। अब देखो ये जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं ये इसके उल्टा हो गए, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ ये याद रखो, मेटल वाला गुड कंडक्टर हीट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इसका उल्टा ही है, एक लाइन याद रखी, दूसरा उसका उल्टा ही है। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल नॉन डक्टाइल, इसका उल्टा।
देखिए, अब हम क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्जन तथा निष्पादन में अंतर बताइए, मतलब डिफरेंस बताना है रोस्टिंग और कैल्किनेशन में। ठीक है, तो ये जो होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसमें हम डिफरेंस में पढ़ेंगे। पूछा इस तरह से भी जाता है कि इन्हें डिफाइन करो, रोस्टिंग को, कैल्सिनेशन को, अमलगम, इनसे पूछा है। तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम इन दोनों को डिफरेंस में पूछ रहे हैं। अलग अलग पूछा, अलग अलग डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस तो हम डिफरेंस में पढ़ लेते हैं। अलग से पूछा फिर अलग से लिख देना इसी चीज़ को। सबसे पहले रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग को क्या बोला? भर्जन। द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए, बहुत मेन पॉइंट है याद रखने की। जब और है हमारा, उसे हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, दूसरा जो होता है इसका उल्टा होता है, ये वाला निष्पादन जिसको बोलते हैं हम, कैल्सिनेशन, निष्पादन जिसको बोलते हैं। निष्पादन, इसमें क्या होता है, और जो होता है ना हमारा, वो एब्सेंस में एयर की हीट करेंगे। तो ऐसे इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? ऐसक, है ना। और होता है ऐसक, उसको क्या करते हैं हम एयर की प्रेजेंस में, मतलब हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और इसको दूसरे वाले निष्पादन को क्या करते हैं हम हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में गर्म करते हैं। तो जो होता है ये भर्जन, रोस्टिंग, ये यूज़ होता है कन्वर्ट करने में सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड के ओर में। ये इसकी मेन चीज़ है कि सल्फाइड को सल्फर वाले को ऑक्सीजन वाले में, सल्फाइड को और को ऑक्साइड के ओर में, जैसे भी बताऊंगी नीचे। और ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा कार्बोनेट को और को ऑक्साइड के ओर में। जैसे देखिए, हमने कहा रोस्टिंग, सल्फाइड और, सल्फाइड मतलब जैसे जिंक सल्फेट हो गया, ये इसको बनाएगा ऑक्साइड के ओर में। तो सल्फाइड और की रोस्टिंग करिए ऑक्साइड के ओर, मतलब जैसे जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेंड है, सल्फाइड का ओर है ये जिंक का। ठीक है, इतने नाम लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ लिख सकते हैं सल्फाइड का। और इसकी रोस्टिंग हुई तो क्या बनेगा, ये ऑक्साइड का और, मतलब जिंक ऑक्साइड बन गया। देखो, जिंक ब्लेंड था, जिंक सल्फाइड था, अब क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड, मतलब सल्फर वाले एस को ऑक्साइड वाले में चेंज कर देगा। जिंक की जगह एस था सल्फर, सल्फर को क्या कर दिया, ऑक्सीजन में बदल दिया इन्होंने, एस अलग कर दिया। यहाँ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जहाँ सल्फर था पहले, रोस्टिंग हुई वहाँ ऑक्सीजन आ गया। तो इस सल्फाइड का और को ऑक्साइड का और में, मतलब सल्फाइड का और, सल्फर आ रहा तो सल्फाइड का और है, ऑक्सीजन आ रहा तो अब क्या हो गया, ऑक्साइड का और है। तो ये क्या करता है, रोस्टिंग सल्फाइड का और को ऑक्साइड का और में चेंज कर रहा है, एस हट के ऑक्सीजन आ गया। अब दूसरा वाला क्या आता है, ये क्या करेगा, ये कार्बोनेट का और को कैल्सिनेशन ऑक्साइड का और में बदलेगा। कार्बोनेट जैसे जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट का और है जिंक का, ZnCO3, CO3 कार्बोनेट का और, किस में बदलेगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O वाले में। तो ZnCO3 बन गया ZnO, CO2 अलग हो गया, कार्बोनेट का और बना ऑक्साइड का और। अब हम देखते हैं इससे सक्रियता श्रेणी, जिसे रिएक्टिविटी सीरी कहते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, तो ये कंसेप्ट देख लेंगे, फिर हम इससे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरी? रिएक्टिविटी सीरी क्या है, सीरी ऑफ मेटल्स अरेंज इन अ वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल होता है ऐसे लंबा, हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे पड़ा हुआ, वर्टिकल ऐसे खड़ा हुआ। तो क्या होता है, मेटल्स अरेंज होते हैं ना वर्टिकल कॉलम, ये इसमें दे रखें, ऑर्डर इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के घटते हुए ऑर्डर में। देखो यहीं तक है बस, यहाँ से शुरू, यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है इसके बीच में, तो ये ऊपर वाले सारे रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा, नीचे वाले कम। तो रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ऊपर वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो कम होते हैं, रिएक्टिविटी घटती जाती है। इसे ऐसे ही सीक्वेंस में देख ले, याद रख ले एक बार, तो सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे, सबसे ऊपर है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, उससे नीचे सोडियम इससे कम, बेरियम उससे कम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे भी कम, जिंक उससे ज़्यादा कम, आयरन उससे कम, टिन उससे कम और लेड उससे भी ज़्यादा कम। इनका ऐसे ही सिंबल याद रख लेना, क्योंकि सिंबल से पूछे जाते हैं आपसे। देखिए जैसे ये दे दिया हमें, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक, इनकी अभिक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में लगाना है। मतलब पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फिर कौन, फिर कौन। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखा, हम नाम लिख लेते हैं ऐसे ही इसके, हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम,
हमें दिया हुआ है कॉपर, हमें दिया हुआ है आयरन, हमें दिया हुआ है जिंक। हमें करना है घटते हुए। घटता हुआ मतलब पहले सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा पे आना हमें, है ना। इनको लगाना तो हम कैसे करेंगे, देखें। हम देखते हैं ये है कहाँ सबसे पहले, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। तो हम देखते हैं एल्युमिनियम मिल गया हमें, एल्युमिनियम मिल गया हमें। कॉपर कहाँ है, Cu, उसके भी नीचे है। तो फिर आयरन देखो, आयरन इससे ऊपर तो नहीं हो रहा, आयरन भी नीचे हो रहा। जिंक कहाँ है, ये रहा। तो मतलब एक हो गया एल्युमिनियम, हमें एल्युमिनियम दिया हुआ है, कॉपर, आयरन, जिंक। ये एल्युमिनियम है हमारा, ठीक है। कॉपर उसके भी नीचे है, मतलब एल्युमिनियम के नीचे है। हमें कह सकते हैं पहले नंबर पे सबसे ऊपर एल्युमिनियम आ रहा, दूसरे नंबर पे इनमें से जिंक आ रहा, तीसरे नंबर पे आयरन ही आ रहा। इसका मतलब कॉपर चौथे नंबर पर आ रहा। अब हमें पहले सबसे बड़ा लिखना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा एल्युमिनियम, Al, बड़े का सिंबल लगा दिया, ये सबसे बड़ा है भाई। दूसरे नंबर पर आया हमारा जिंक, Zn, ये उससे भी बड़ा। एल्युमिनियम जिंक से बड़ा है, अब जिंक किससे बड़ा है, तीसरे नंबर पे आयरन, Fe से, ठीक है। अब Fe किससे बड़ा, चौथा वाला एक ही बचा, कॉपर, इससे बड़ा। ये लग गया घटते हुए क्रम में, हो गया। ऐसे ही इसका उल्टा बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा, अगर 4 चीज़ें दे दी हमें, क्वेश्चंस इस तरह से दे दिया हमें कि इनमें से कोई से भी दे दिया, मान लो ऐसे ऑप्शन दे दिया, जैसे हमें दे दिया बेरियम, कैल्शियम, Ag, ठीक है, लेड। इन्हें बताना है इसमें से, जैसे ऑप्शन दे दिया ए डाल के बी, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है, ठीक है। हमें ऑप्शन 1 दे दिया जैसे पोटेशियम, बी पे दे दिया जिंक, कुछ भी दे दिया, सी पे दे दिया लेड, पीवी, डी पे दे दिया Ag। अब बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। इस तरह से भी देते 4 ऑप्शन देके कि बताना है सबसे ज़्यादा। ये सबसे लीस्ट पूछ लिया, चल पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखते हैं। तो हम देखते हैं हमारे सीरी में के कहाँ आ रहा, के सबसे ऊपर है। अगर के सबसे ऊपर है, सारे नीचे हैं, तो इसका मतलब ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, के आया तो सबसे ऊपर यही है। अगर के ना दिया होता, इसकी जगह हमें Hg दे देते हैं, इसकी जगह हमें Cu दिया हुआ था। तो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। अब तो ये नहीं हो सकता, हम देखेंगे सबसे ऊपर कौन है, वही सबसे रिएक्टिव हो रहा। सीरी में देखते हैं अब देखते हैं कॉपर, जिंक है, उससे ऊपर है जिंक, लेड जिंक से नीचे आ रहा, Ag सबसे नीचे आ रहा, मतलब सबसे ऊपर अभी जिंक आ रहा है इसमें। तो हम कह देंगे सबसे रिएक्टिव हमारा जिंक है। अब इसी को कह दिया कि लीस्ट बताओ, इसी में से लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम। तो हम देखते हैं जिंक तो हमारा ऊपर आ रहा है ना, कॉपर कहाँ हमारा, इसके नीचे आ रहा जिंक के। लेड कहाँ है, लेड कॉपर से ऊपर आ रहा, और Ag सबसे नीचे आ रहा, मतलब सबसे नीचे इस टाइम पे Ag आ रहा। तो हमारा Ag लीस्ट रिएक्टिव है। अगर Ag ना दिया होता तो कौन होता, फिर हमारा ये होता सबसे कम रिएक्टिव। ये भी ना होता तो जिंक होता। जो जितने नीचे आएगा वो उतना कम रिएक्टिव, जो जितने ऊपर होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव। देखिए, निम्न धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, Fe हो गया हमारा, Fe, Na हमारा ऊपर है, Mg कहाँ है, Mg इससे नीचे, और Au सबसे नीचे, मतलब सबसे ऊपर हमारा Na हो रहा है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, Na हो गया, ठीक है। ऐसे ही होंगे, बस ये सीरी याद रखना, यहाँ से यहाँ तक की पूरी, के से लेकर ना यहाँ से यहाँ तक की याद रख लेना। इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कैसे भी है, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे क्रियाशील, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, सारे इसी से बन जाएंगे। एक बार पूरी याद ही करनी पड़ेगी, ये जो चीज़ है ना, ये सारे क्वेश्चन जो इससे छोटे ना, इसको पूरी को याद ही करनी पड़ेगी। चलो, इसके साथ हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर की हमें, इस चैप्टर से एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो वाला हमें 4th चैप्टर में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें 4th चैप्टर में वो चीज़ें सिखानी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज का अपना,
उसमें हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देखनी है। तो इसका एक क्वेश्चन रह रखा, वो उसी के साथ देख लेंगे। बात एक ही है, इसी में पढ़े वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या वहाँ पर पढ़ लें, तो हम यहीं पर पढ़ लेंगे उसी चैप्टर के साथ। ये यहीं तक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, वो हम वहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पढ़ना ही है। तो सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हो गया कंप्लीट।